आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा प्रतिमान के अंतर्गत हमारा आज यह तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने शिक्षण प्रतिमान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके कंपोनेंट क्या हैं, इन सभी चीजों पर हमने जिक्र किया था। दूसरे लेक्चर्स के अंतर्गत हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल के अंतर्गत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत हमने ABCD या इत्यादि के माध्यम से शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया था। चाहे वह ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान हो, चाहे दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान हो, चाहे मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान हो या आधुनिक शिक्षण प्रतिमान हो। यही नहीं, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 4 अन्य परिवारों का भी जिक्र हमने किया था। उस वर्गीकरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो आज हमारा तीसरा क्लास शिक्षण प्रतिमान में है, जिसके अंतर्गत आज हम आप सभी लोगों को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी बेसिक टीचिंग मॉडल या शॉर्ट फॉर्म में इसे हम BTM के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर यह BTM या बेसिक टीचिंग मॉडल जो भी क्लासिफिकेशन हमने आपके समक्ष बताया था, उस क्लासिफिकेशन में किस परिवार के अंतर्गत आता है या किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो आप अगर ध्यान से सुने होंगे पिछले लेक्चर्स को, तो उसके अंतर्गत आपको पता होगा कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है, जो C पॉइंट हमने आपको बताया है। यदि आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन देखना है तो मेरे पिछले वीडियो को देख करके पूरे क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत कौन कौन से प्रतिमान आते हैं। उन सभी प्रतिमानों में यह आपका जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, और एक महत्वपूर्ण हमने आपको और प्रतिमान बताया था जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है, वह अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, वह नैक एक फ्लैंडर्स का प्रतिमान है। इन 2 प्रतिमानों को आपको इस लेक्चर्स में BTM और अगले लेक्चर्स में प्रयास ये करेंगे कि फ्लैंडर्स के शिक्षण प्रतिमान के बारे में, फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण के बारे में हम जानने का प्रयास करें। यही नहीं, अन्य बहुत सारे प्रतिमान हैं जो कि हमने फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में कौन-कौन से प्रतिमान हैं, इन सभी को बताने का प्रयास किया है। आज हमारा टॉपिक बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। नाम से ही स्पष्ट है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान कहीं न कहीं शिक्षक और शिक्षार्थियों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उन मौलिक आवश्यकताओं या आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह प्रतिमान होता है। इस प्रतिमान का प्रतिपादन रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने 1962 ईस्वी में किया। इस प्रतिमान का जो मूल क्षेत्र है, अगर हम पूरे इसके फील्ड की बात करें, तो इस प्रतिमान का पूरा क्षेत्र जो कक्ष शिक्षण की परिस्थितियां होती हैं, वे पूरी की पूरी परिस्थितियां ही इस प्रतिमान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही नहीं, विभिन्न परीक्षाओं में इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या BTM को कई अलग-अलग नामों के आधार पर भी पूछा गया है, जिसमें कई नाम आपके समक्ष इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के आते हैं, जिसमें आपका प्राथमिक शिक्षण प्रतिमान, एक नाम यह आता है कक्षागत शिक्षण प्रतिमान या कक्षाकक्ष शिक्षण प्रतिमान, या इसे मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, कभी-कभी नाम लेकर के भी पूछता है कि फला नाम किस मनोवैज्ञानिक ने या किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान या कक्षा कक्ष संप्रेषण या संवाद शिक्षण प्रतिमान, इसको एक नाम से जानते हैं, जिसका नामकरण जो शिक्षण प्रतिमानों का विशेष वर्गीकरण किया था जायसिंगविल महोदय को जाता है। यानी जायसिंगविल महोदय ने शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत कक्षा कक्ष शिक्षण प्रतिमान या कक्षा संवाद शिक्षण प्रतिमान का नामकरण किया है। तो ये चीजें ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा यदि आप इस प्रतिमान के अंतर्गत चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो रॉबर्ट ग्लेसर महोदय है, रॉबर्ट ग्लेसर महोदय कहीं न कहीं एक
मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक यथार्थ चिकित्सा के आधार पर इस प्रतिमान को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यह यथार्थ चिकित्सा क्या होती है? क्योंकि जब तक हम उनकी मान्यताओं को नहीं जानेंगे, उनकी अवधारणाओं को नहीं जानेंगे, तब तक हम वास्तव में ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। आखिर इनकी मान्यता क्या है? अगर मान्यताओं की चर्चा करेंगे, तो उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से असफल नहीं होता है। चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, वह स्वयं से असफल नहीं होता है। यानी कि उसकी असफलता का कारण क्या है? रॉबर्ट ग्लेसन महोदय ने उसकी असफलता का कारण समाज को दर्शाया। कैसे समाज है? उन्होंने कहा कि जो उसका सामाजिक स्तर है, जो उसका सोशल लेवल है, वह कहीं न कहीं उसकी असफलता का कारण बनता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक स्टेटस या लेवल को व्यवस्थित करेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा, कहीं न कहीं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, वह सफल होगा। लेकिन जिसने समाज के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया को नहीं किया है, वह कहीं न कहीं धीरे-धीरे समाज से विलग होगा, समाज से अलग होगा और उसका जो उपलब्धि स्तर होता है, वह निम्नतर होता है। इस चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं उनकी मान्यताओं के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि समाज उससे प्रेम करे। जो भी सोसाइटी समाज का यहाँ तात्पर्य है एनवायरनमेंट, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी अन्य विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति हो, वह जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वह चाहता है इस एनवायरनमेंट या उस समाज के लोग हमसे प्रेम करें। लेकिन अगर इससे उल्टा होता है, लोग उससे प्रेम नहीं करते हैं, लोग उससे संबंध नहीं बनाते हैं, लोग उसका सहयोग नहीं करते हैं, लोग उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करते, तो धीरे-धीरे उस व्यक्ति या उस विद्यार्थी की स्थिति तनावग्रस्त की हो जाती है और उसके अंदर कुंठा की भावना धीरे-धीरे आने लगती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह धीरे-धीरे समाज से अलग होना चाहता है। समाज के जो सरोकार हैं, उन सरोकारों में शामिल नहीं होना चाहता है। समाज की जो मान्यताएँ हैं, उस मान्यताएँ उसके लिए बेकार होती हैं। यही सारी चीज़ें यथार्थ चिकित्सा की पद्धति के आधार पर रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने प्रस्तुत किया है। ये समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं। यही चीज़ यदि हम कक्षागत परिस्थिति के अंतर्गत देखते हैं, तो कक्षागत परिस्थिति के अंतर्गत एक विद्यार्थी की अगर हम बात करें, तो एक विद्यार्थी चाहता क्या है? एक विद्यार्थी यही चाहता है कि उस क्लास के जितने भी बच्चे रहें, उसका उससे प्रेम करे, उसका सहयोग करे, उससे संबंध बनाए। यही नहीं, वह विद्यार्थी यह भी चाहता है कि उस क्लास के अंतर्गत जो शिक्षक हैं, उसका सहयोग करें, मित्रवत भाव रखें, इंटरेक्शन सही तरीके से करें। यह शिक्षक और छात्र और छात्र और शिक्षक छात्र और छात्र के मध्य इंटरेक्शन को दर्शाता है। अगर ऐसा नहीं मिलता है क्लास के अंतर्गत, वह इंटरेक्ट नहीं हो पाता अपने विद्यार्थियों के साथ, वह अपने शिक्षक के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, तो एक समय ऐसा आता है, धीरे-धीरे वह उस क्लास के कोने में जाकर के बैठने लगता है। वह अपना जी चुराने लगता है कि कहीं सर हमसे क्वेश्चन ना पूछ दें। वह इंटरेक्शन करना भूल जाता है कि कैसे हमको इंटरेक्शन करना चाहिए। उसकी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वह मर जाती है। अगर यह चीज़ें देखने को मिले, कोई छात्र उसके साथ संबंध ना बनाए, सहयोग ना करे, शिक्षक मित्रवत व्यवहार ना करे, इंटरेक्शन उससे ना करे। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आखिर इन सब चीज़ों का परिणाम क्या होता है? इन सब चीज़ों का कारण क्या होता है? और ये जो कुंठा या तनावग्रस्त की चीज़ें हैं, आखिर वे समाप्त कैसे होंगी?
उसके लिए ही रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को प्रस्तुत किया है। या फिर कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत जो छात्र तनावग्रस्त रहते हैं, कुंठाग्रस्त रहते हैं या अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों की पहचान कर उनको अभिप्रेरित करना, ताकि वे सही सही तरीके से कक्षागत इंटरेक्शन कर सके। इसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए, प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाना चाहिए। प्रार्थना सभा के आयोजन के अंतर्गत जैसे हम रेगुलर प्रार्थना सभा संचालित होती है महाविद्यालय में भी, रेगुलर थाट बुलवाया जाता है, रेगुलर न्यूज बुलवाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये चीजें इंटरेक्शन की चीजें हैं। तो इसके अंतर्गत शिक्षक को करना क्या चाहिए? जो छात्र या छात्रा सही समय पर या कभी इंटरेक्शन नहीं की, उनके उसको विचारों के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, उसको न्यूज के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। और जब उसको विचार और न्यूज के लिए भी प्रेरित करेंगे, उसका प्रोत्साहन वर्धन करेंगे, उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, तो धीरे धीरे वह भी कहीं न कहीं अपनी उपलब्धि स्तर को धीरे धीरे उच्च करने की दिशा में लग जाएगा। ये सारी चीजें रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने अपने इस यथार्थ चिकित्सा या कक्षागत शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत एक मान्यता के रूप में, एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। इन सभी चीजों को थोड़ा हम माध्यम से शेयर करें तो और चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। हम देखेंगे फाइल शेयर करते हुए, हम आगे बढ़ेंगे, फाइल शेयर हो रहा होगा, आप सभी को पता है। यदि सामने दिख रहा हो तो आप हमें स्पष्ट कर सकते हैं। फाइल मैंने शेयर किया है, जिसका अंतर्गत हमने आपको बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बारे में बताया है और यही चीज आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमने पहला पॉइंट आपसे यही बताया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? विलियम रॉबर्ट ग्लेसर, जिन्होंने इस प्रतिमान को 1962 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। यही नहीं, इसका क्षेत्र क्या है? हमने आपको बताया है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का क्षेत्र कक्षा शिक्षण का संपूर्ण प्रक्रिया होती है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होती है। इस प्रतिमान के अन्य क्या नाम है? तो हमने आपको बताया कि इस प्रतिमान के कौन-कौन से नाम है, जिनका जिक्र अभी हमने अपनी व्याख्या के अंतर्गत कहा कि कक्ष सभा प्रतिमान, प्राथमिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और मौलिक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को हम जान सकते हैं। दूसरे स्लाइड की ओर अगर हम चलते हैं, तो दूसरे स्लाइड में हमने आपको यही सारी चीजें, मान्यताएं जो भी अभी हमने आपको बताया कि आखिर इसकी मान्यता क्या है, यथार्थ चिकित्सा के बारे में रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने बताया कि व्यक्ति स्वयं से असफल नहीं होता, बल्कि सामाजिक स्तर उसे असफलता की ओर ढकेल देता है। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वह समाज के लोगों से प्रेम करे, तो समाज के लोग भी उससे प्रेम करें। जब समाज के लोगों द्वारा उससे प्रेम नहीं मिलता है, तो वह तनावग्रस्त और कष्ट में डूब जाता है, जिससे समाज से दूरी बना लेता है। सामुदायिकता उसे अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों में साप्ताहिक सभा का आयोजन किया जाए। इस अवसर पर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को किसी न किसी प्रकरण पर अपना विचार, मत, दृष्टिकोण मौलिक रूप से प्रकट करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो निश्चित रूप से यह पद्धत बालक के निष्पादन और उपलब्धि स्तर को उच्चता प्रदान करेगी। यह मान्यता है इनके सिद्धांत की कि वास्तव में अगर हम ये चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से बालक का उपलब्धि स्तर ऊंचा होगा। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि आखिर ये चीजें क्यों आवश्यक होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं। जो अभी बातें हमने आपको बताई हैं कि जो मान्यता है उसको अगर हम ध्यान देंगे तो कक्ष में निम्नलिखित चीजों का आवश्यक होना जरूरी हो जाता है। या यूं कहें, ये जो भी बातें हैं
यह बीटीएम की विशेषताओं या प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ले सकते हैं कि शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध मधुर, मित्रवत और रागात्मक होना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर मधुर होगा, मित्रवत होगा, रागात्मक मतलब प्रेम भाव वाला होगा, तो निश्चित रूप से वह छात्र कहीं भी भय नहीं दिखाएगा और एक शिक्षक के साथ इंटरेक्ट करेगा। वहीं विद्यार्थियों का कक्षा कक्ष का व्यवहार वर्तमान से संबंधित होना चाहिए, न कि भविष्य से संबंधित होना चाहिए। यानी कि कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत जो पाठ्य वस्तु, जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, बच्चा उसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित रखे, यह कक्षा कक्ष के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण होना चाहिए। यही नहीं, विद्यार्थियों को अपने आचरण व्यवहार का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जब बच्चा स्वयं अपना आकलन करेगा, स्वयं अपने व्यवहार का आकलन करेगा और उसका व्यवहार अच्छा दिखेगा उसके आकलन में, तो वह भी प्रेरित होगा और अपने अधिगम स्तर को उच्च बनाने का भी कार्य करेगा। यही नहीं, विभिन्न प्रकार की चयनित जो क्रियाएं हैं शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए जो भी विद्यार्थी हों, वे दृढ़ संकल्पित होने चाहिए। अगर वे दृढ़ संकल्पित हैं, निश्चित रूप से उन सभी क्रियाओं को करने के लिए तत्पर है, तो निश्चित रूप से उनका उपलब्धि स्तर ऊंचा होगा। यही नहीं, कक्षागत जो शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतः क्रियाएं हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए आगे आना चाहिए और उन क्रियाओं का चयन करते हुए विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। यही नहीं, विद्यार्थियों को बार बार अभ्यास और विशिष्ट व्यवहार में सुधार लाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रेरित भी किया जाना चाहिए। ये बातें कहीं न कहीं जो मान्यताएं अभी हमने बताई हैं, उन सभी मान्यताओं से निकल करके ही आई। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के सोपान कौन-कौन से हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जो सोपान हैं, उन सोपानों की चर्चा करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के सोपान है, जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, ये दोनों अलग-अलग धारणाएं हैं। जब हम सोपान की बात करते हैं, तो ये अलग-अलग स्तरों की बात बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने किया है। जब हम तत्वों की बात करते हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत, तो जो हमने प्रतिमान के एलिमेंट्स बताए हैं, उन एलिमेंट्स के आधार पर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का निर्माण कैसे किया जाता है, उन सारी चीजों का जिक्र किया जाता है, जिसमें हमने फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में आपको बताया था। तो एक-एक करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अगर सोपान की बात करें, स्टेप की बात करें, तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के कुल 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल। देयर वेयर पहला क्या होता है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये ध्यान रखना है कि किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्य या उद्देश्य का होना बेहद जरूरी होता है। यहाँ अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सीधा सा तात्पर्य होता है ऐसे लक्ष्य या ऐसे उद्देश्य जो व्यवहारिक रूप में लिखे गए हों, जिसके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित हो, जिसके आधार पर कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत अंतः क्रिया होती हो, इंटरेक्शन होता हो। जैसा कि आप सभी लोगों ने जितने भी प्रकरण पढ़ाए हैं अपने इंटर्नशिप के दौरान, जो भी बीएड के छात्र अध्यापिकाएं हैं, उस इंटर्नशिप के दौरान जो विशिष्ट उद्देश्य आप लोग लिखते हैं, वह विशिष्ट उद्देश्य ही एक तरह से साइंटिफिक तरीके से उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। और वह इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहीं न कहीं आप प्रकरण के आधार पर व्यवहारिक रूप में लिखने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहला बीटीएम का स्टेप होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य।
दूसरा जो स्टेप या तत्व होता है, वह तत्व है पूर्व ज्ञान या प्रारंभिक व्यवहार, प्रीवियस नॉलेज। आप सभी को पता है कि जिन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लेकर के हम चलते हैं, उन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को साकार करने के लिए, उस बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि आखिर बच्चों का प्रारंभिक व्यवहार कैसा है, क्योंकि प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर ही हम अपनी अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं और उसी प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर धीरे धीरे अंतिम व्यवहार का आकलन करते हैं। इसलिए दूसरा जो स्टेप आता है, वह पूर्व ज्ञान या प्रारंभिक व्यवहार आता है, प्रीवियस नॉलेज आता है। तीसरा जो सोपान होता है, वह अनुदेशनात्मक प्रक्रिया होती है। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी को पता है, उद्देश्य के आधार पर, बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक द्वारा जो विधियां, जो युक्तियां निर्धारित की गई रहती हैं, उन सभी विधियों और युक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी के साथ शिक्षक का इंटरेक्शन होता है। जब विद्यार्थी का शिक्षक के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उस इंटरेक्शन के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित जो भी संदेश होते हैं, जो भी विचार होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। उसके लिए फिर से हम चीजों को शेयर करना चाहेंगे, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी चीजें हमने आपको बताई हैं, वह देख सकते हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत। ने आपको क्या क्या बताया है, देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से हुआ होगा, दिखाई दे रहा होगा कि पहला अनुदेशनात्मक उद्देश्य, दूसरा पूर्व व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार, तीसरा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और चौथा उपलब्धि मूल्यांकन होता है। इस उपलब्धि मूल्यांकन जो चौथा सोपान होता है, इसके अंतर्गत जो पिछले सोपान है, इन सभी चीजों का मूल्यांकन या उपलब्धि की जाती है। उपलब्धि मूल्यांकन के अंतर्गत ये ध्यान रखने की बात है कि जो उपलब्धि मूल्यांकन है, इस उपलब्धि मूल्यांकन के अंतर्गत हम केवल यही नहीं आकलन करते हैं कि बच्चे की उपलब्धि क्या है, बच्चे की क्षमता का विकास हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। हम इसके अंतर्गत ये भी मूल्यांकन करते हैं कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमने निर्धारित किया था, वह किस सीमा तक प्राप्त हुआ है। जो पूर्व ज्ञान, प्रारंभिक व्यवहार हमने आकलन किया था बच्चे का, क्या उस पूर्व व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखा, कुछ अच्छा परिवर्तन दिखा। इन सारी चीजों का हम मूल्यांकन करते हैं। यही नहीं, जो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है, हम यह भी उपलब्धि मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं कि आखिर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चली है, शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन हुआ है, वह अच्छा रहा कि नहीं रहा, शिक्षण विधियां प्रभावशाली रही कि नहीं रही, जो युक्तियां, जो टीएलएम प्रयोग किया गया था, वह सही तरीके से प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। इन सब चीजों की जानकारी के लिए हम इस चौथे का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखने के लिए आगे हम चलते हैं कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के बारे में हमने आपको बताया कि शिक्षक शिक्षण देने से पहले जिन लक्ष्यों को निर्धारित करता है, उसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है। इससे व्यवहार परक शब्दावली में लिखा जाता है। इसकी सहायता से शिक्षण का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। इसका आकलन करने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण में आवश्यक सुधार कर उससे प्रभाविता बढ़ाने में समर्थ होता है। ये बातें अभी अभी हमने आपको बताई हैं। दूसरे टर्म की ओर अगर हम जाएंगे, तो दूसरे टर्म में हम देखेंगे पूर्व व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार। हमने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है आखिर पूर्व व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार होता क्या है। इसको प्रस्तुत करने का मूल ध्येय क्या होता है कि जब शिक्षक पाठ्यवस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो विद्यार्थी किसी भी पाठ्यवस्तु को
जो उससे संबंधित है उसको समझता भी है और दूसरे को समझा भी सकता है, शिक्षक भी समझ सकता है और दूसरे उस विद्यार्थी को समझा भी सकता है। आगे यदि हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अनुदेशनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी हमने बताया आपको कि विषय वस्तु को संचारित करने के तरीके, विधियां, प्रविधियां, शिक्षण सामग्री का चयन आदि की रूपरेखा शिक्षक द्वारा बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे उपलब्धि मूल्यांकन के अंतर्गत हमने बताया कि अंतिम सोपान के अंतर्गत बालक की उपलब्धि के लिए परीक्षा और मापन विधियों का निश्चय किया जाता है तथा उसको कैसे प्रशासित करना है, इन चीजों का भी जिक्र किया जाता है। यही नहीं, हमने आपको बताया कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ हुई है, आवश्यकता अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार अगर करना है तो किया भी जाता है, नहीं सुधार करना है तो आगे बढ़ा जाता है। बालकों के उपलब्ध मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन विधियां वैध हैं कि विश्वसनीय है कि मानकीकृत है, ये सारी चीजों का निर्धारण इस उपलब्ध मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। यह मैं ध्यान रखते और बताना चाहूंगा कि वैधता, विश्वसनीयता और मानकीकरण क्या है, यह किसी एक दिन हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, मानकीकरण क्या होता है, अलग अलग उसके मापन मूल्यांकन के टॉपिक्स हैं, उसका जिक्र उस समय होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, वैधता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से होता है कि वो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है उसी का मापन व मूल्यांकन करता है। विश्वसनीयता का तात्पर्य ऐसी विशेषता से होता है कि उस परीक्षण को, किसी भी परीक्षण को संबंधित छात्रों पर प्रशासित करने के उपरांत यदि सेम रिजल्ट आते हैं तो यह माना जाता है कि वह एक विश्वसनीय परीक्षण है या टेस्ट है। यही नहीं, मानकीकृत की बात अगर हम करते हैं कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो प्रशिक्षण या परीक्षण तैयार किया जाता है वह परीक्षण कुछ तकनीकी कसौटियों पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है, इसकी जानकारी हमको मानकीकृत तरीके से होती है। ये अलग चैप्टर है, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और हम देखेंगे कैसे चीजें स्पष्ट होती हैं। ये एक डायग्राम है जिसके द्वारा हमने अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पूर्व व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और उपलब्धि मूल्यांकन या निष्पत्ति मूल्यांकन के अंतर्गत चीजों को प्रस्तुत किया है कि सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, उद्देश्य के निर्धारण के बाद पूर्व ज्ञान का निर्धारण करते हैं, पूर्व ज्ञान के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आती है और अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध मूल्यांकन या निष्पत्ति मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसा होता है वैसा पृष्ठपोषण एक एक चीजों को मिलता चला जाता है। ये सारी चीजें इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंतर्गत हम देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि आखिर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, हमने जब प्रतिमान पढ़ाया था या शिक्षण प्रतिमान पढ़ाया था तो प्रत्येक प्रतिमान के 5 तत्वों का जिक्र हमने किया था। उन 5 तत्वों में सबसे पहला तत्व केंद्र बिंदु या लक्ष्य, जिसे हमने फोकस के बारे में बताया था। दूसरा हमने तत्व बताया था संरचना या सिंटैक्स, कि आखिर आखिर उस प्रतिमान की संरचना कैसे की जाती है, कौन कौन से स्टेप उसके अंतर्गत लिए जाते हैं कि वह जो लक्ष्य है, वह जो केंद्र बिंदु है, वह सही तरीके से प्राप्त हो जाए। यही नहीं, जैसी संरचना होती है उसी संरचना के अनुरूप सामाजिक प्रक्रिया या इंटरेक्शन प्रोसेस भी कराया जाता है। उस इंटरेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत जो जो सपोर्टिव चीजें होती हैं, जो जो सहायक चीजें जो सहायता लाती हैं ताकि उस संरचना के आधार पर हमको फोकस या लक्ष्य बिंदु प्राप्त हो जाए, उन चीजों की जानकारी लेते हैं और अंततोगत्वा हम वो मूल्यांकन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल देते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों के तत्वों के बारे में बताया है। उसी प्रकार से बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत रॉबर्ट ग्लेसर ने भी एक एक तत्वों के अंतर्गत चीजों को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहला लक्ष्य
या केंद्र बिंदु है, जिसे फोकस के रूप में कहा जाता है। अगर आप बैकग्राउंड की चीजें जो हमने मान्यताओं के अंतर्गत बताया है, जो सोपान के अंतर्गत बताया है, इन चीजों को जानेंगी, समझेंगी, तो निश्चित रूप से आप केंद्र बिंदु या लक्ष्य क्या होता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का समझ सकते हैं। अभी अभी हमने आप बताया कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य या केंद्र बिंदु होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य या केंद्र बिंदु क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में बदलना। शैक्षिक उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में बदलना, यह बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का महत्वपूर्ण। और जब हम बदलेंगे तो बालक के व्यवहार में सुधार निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक बालक के व्यवहार में सुधार या बालक के व्यवहार में परिमार्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीजें की जानकारी हम नहीं हो पाती। कहीं न कहीं जब हम शैक्षिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो शैक्षिक प्रक्रिया में हर एक बालक के नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास की बात करते हैं। तो जब व्यवहार में अच्छा परिवर्तन होगा, व्यवहार में सुधारात्मक परिवर्तन होगा, इसका सीधा सा तात्पर्य है बालक के अंदर नैतिकता, बालक के अंदर मानवीयता के गुणों का विकास होगा। यानी इन सब चीजों में सुधार लाना, उच्चता प्रदान करना, यह बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के तत्व के अंतर्गत आता है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला जो तत्व आता है वह संरचना आता है, सिंटैक्स आता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि आखिर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की संरचना हम कैसे करते हैं, ताकि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य के रूप में परिवर्तित कर सके जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्य है। और ये कब हो सकता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन? सबसे पहला परिवर्तन हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। संरचना के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य किसी भी प्रकार का भय या झिझक न हो। यानी कि कक्षा शिक्षण के अंतर्गत हम एक ऐसा वातावरण बच्चों को दें ताकि उस वातावरण के अंतर्गत जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वे बिना भय के, बिना झिझक के, बिना तनाव के, बिना कुंठा के वे शिक्षक के साथ इंटरेक्शन कर सके। इसलिए एक ऐसे वातावरण का सृजन करना इस संरचना के अंतर्गत आता है। यही नहीं, एक शिक्षक के रूप में संरचना के अंतर्गत यह भी उस क्लासरूम के अंतर्गत व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर कक्षा के अंतर्गत कोई समस्या है तो उस समस्या को प्रस्तुत करने के लिए चाहे शिक्षक के माध्यम से चाहे छात्र के माध्यम से स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद या विचार विमर्श, स्वतंत्र डिस्कशन की पृष्ठभूमि बनाने का अगर कोई साधन है तो वह शिक्षक होता है। अगर वो स्वतंत्रता क्लास में देता है तो बच्चे स्वतंत्र तरीके से, स्वतंत्रता का तात्पर्य पूरी तरह से स्वतंत्रता देना नहीं है, स्वतंत्रता उतनी हो जिससे बच्चे बिना भय के, बिना झिझक के अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं और छात्र या शिक्षक उसका जवाब भी दे सकता है। यही नहीं, संरचना के अंतर्गत वाद विवाद के उपरांत मूल्यों का निर्धारण व निर्णय भी संरचना के अंतर्गत आना चाहिए। ऐसा न हो कि हम केवल विचार विमर्श कर दे स्वतंत्रता तरीके से, कोई निर्णय न हो, कोई मूल्य न विकसित करे। सार्थक स्वतंत्र वाद विवाद तभी असंभव माना जाएगा, तभी असमर्थ माना जाएगा जब उस वाद विवाद के बाद कोई न कोई मूल्य उन छात्रों के अंदर विकसित हो। और जब मूल्य विकसित होगा तो धीरे धीरे छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी होगा। इसके अलावा समस्या समाधान से संबंधित विकल्पों का शिक्षक शिक्षार्थी द्वारा चयन करना चाहिए। यहाँ ध्यान रखने की बात है, शिक्षक को केवल पर्दे के पीछे नहीं रखा गया है, बल्कि शिक्षक शिक्षार्थी के सहयोग के रूप में काम करेगा ताकि शिक्षार्थी समस्या समाधान कर सके। यही नहीं, समस्या समाधान हेतु दृढ़ निश्चय और वचनबद्ध भी होना आवश्यक होता है, चाहे वह शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो। और जो भी समस्या समाधान से संबंधित निर्णय हैं, उन सभी निर्णयों का अनुसरण सभी के लिए
महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इन सब बातों को मानसिक रूप से तैयार करते हुए जब हम कक्षा में जाएंगे और इंटरेक्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो कुंठा, जो तनाव उस सामाजिक वातावरण यानी कक्षागत वातावरण के अंतर्गत उत्पन्न हो रहा था, तो शायद उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी बच्चे हैं स्वतंत्र तरीके से विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श के बाद कोई न कोई मूल्य विकसित होगा, कोई न कोई निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। जो भी शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, उनके समक्ष कोई भी समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान दोनों मिलकर के चलते हैं, करते हैं। और जब उस समस्या का समाधान करना होता है, तो निश्चित रूप से वे दृढ़ निश्चय और वचनबद्ध होते हैं, ताकि उससे संबंधित निर्णय आगामी कक्षाओं में, आगामी समस्या समाधान में अनुसरण करते हुए समाधान कर सके। ये सारी चीजें सिंटैक्स या संरचना के अंतर्गत आती है। आगे हम बढ़ते हैं और देखेंगे कि आखिर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत तीसरा तत्व क्या है। तीसरे तत्व की चर्चा करेंगे, तो तीसरा तत्व सामाजिक प्रणाली है। सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत हमने बताया कि जब संरचना तैयार हो जाती है, जब उद्देश्यों को हम व्यवहारिक रूप में लिख लेते हैं, तो निश्चित रूप से उन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की संरचना हमने की है, उसी संरचना को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच परस्पर अंतःक्रिया होती है। और वह अंतःक्रिया कहीं न कहीं कक्षा शिक्षण अंतःक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में जानी जाती है। यानी कि सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षार्थी हो, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, परस्पर एक दूसरे के बीच वाद विवाद करेंगे समस्या समाधान के लिए, परस्पर एक दूसरे के बीच इंटरेक्ट होंगे, ताकि जो भी समस्या है वह सही तरीके से समाधान हो जाए। और उस समस्या के समाधान के लिए जितने भी अवधारणात्मक चीजों की आवश्यकता होती है, जितने भी कॉन्सेप्ट या थियरी की आवश्यकता होती है, जितने भी स्किल की आवश्यकता होती है, उन सभी कॉन्सेप्ट, उन सभी थियरी, उन सभी स्किल का प्रयोग किया जाता है, ताकि शिक्षक और शिक्षार्थी जब तक समस्या का समाधान न कर सके, तब तक इंटरेक्ट कर रहते हैं। यही नहीं, शिक्षक क्या करता है, वातावरण को भी इस तरीके से बनाए रखता है, वातावरण को भी इस प्रकार से सृजित किए रहता है कि जो विद्यार्थी हैं, जब तक अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तब तक वे उस क्लास से बाहर न जाएं और क्लास को अन्यत्र ले जाने का प्रयास न करें। यानी कि जब वातावरण अच्छा होगा, अवधारणाएं, सिद्धांत और इसके अच्छे से प्रयोग किए जाएंगे और शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सहयोग के साथ समस्या समाधान में वे दोनों लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से उससे विद्यार्थी भी अभिप्रेरित होगा, शिक्षक भी अभिप्रेरित होगा, शिक्षक भी अभिप्रेरित होगा, तो वह अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेगा और विद्यार्थी अभिप्रेरित होकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। ये चीजें सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सामाजिक प्रणाली का तात्पर्य कक्षागत इंटरेक्शन के अंतर्गत होता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले तत्व की ओर अगर हम चलेंगे, तो अगला तत्व आपका सहयोग प्रणाली या सपोर्ट प्रणाली आता है। हमने आपको बताया कि टीएलएम का कैसे प्रयोग करना है। प्रयोग करने के साथ साथ जो शिक्षक है, वह अपने व्यक्तित्व, अपने आदर्श, अपने गुणों का पारस्परिक सहयोग भी लेता है, जिसके आधार पर वह उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। यही नहीं, वह अपने गुणों का, नेतृत्व का प्रयोग तो करता ही है, जैसा भी श्रव्य दृश्य सामग्री हो, जैसे भी पत्र पत्रिकाएं हैं, उन सब का प्रयोग करते हुए बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत करता है, ताकि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखा गया है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति सही तरीके से हो जाए। आगे और हम बढ़ते हैं और अंतिम
तत्व की ओर चलते हैं मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत। जब हम रॉबर्ट ग्लेसर के मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को देखते हैं तो रॉबर्ट ग्लेसर ने दो चीजें बताया। किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया है। वे दो चीज क्या हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो वे दो चीज हैं निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन प्रणाली में यदि कोई शिक्षक करेगा तो निश्चित रूप से वास्तव में छात्र का सही मूल्यांकन होगा। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ यह सही तरीके से पता चलेगा। यही नहीं, यह मूल्यांकन अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी तो स्वयं अपना जान ही लेता है, अपने सहपाठियों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ उनकी भी जानकारी प्राप्त कर लेता है। और जब विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन उसको पता चल जाता है तो उसको लगता है कि अब हमें अगले दायित्व की ओर चलना पड़ेगा और जिस भी दायित्व या अधिकार की जिम्मेदारी हमको मिलेगी उस तरीके के व्यवहार को परिवर्तित करने में हम लगेंगे। ये चीजें कहीं न कहीं हम देखते हैं जिसके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के घटक कौन-कौन से हैं, कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, क्या-क्या चीजें उसके अंतर्गत बताई गई हैं, सोपान कौन-कौन से हैं और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान वास्तव में होता क्या है, इन चीजों को भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। एक चीज और रिमाइंड करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हम बताएंगे चीजें तो सारी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी चीजों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि आगे के जब चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि एक स्तर से दूसरे स्तर और दूसरे से तीसरे स्तर पर कोई बालक अगर आगे बढ़ता है तो किस प्रकार से यह प्रतिमान उन सभी बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आगे की क्लास में जब हम शिक्षण के स्तर को पढ़ेंगे तो चाहे वो मेमोरी लेवल हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, चाहे वो थिंकिंग लेवल हो, चाहे स्मृति स्तर हो, चाहे बोध स्तर हो, चाहे चिंतन स्तर हो, प्रत्येक स्तर पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने सोपान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उसकी चर्चा धीरे धीरे हम आगे की ओर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए